सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कवर अप कर लिया था, उसको स्टार्ट कर दिया था, रादर इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हो गया था। आज इसका सीखेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एग्जाम व्यू पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहले हम तुमको एक ओवरऑल आइडिया दे देते हैं व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या होता है, देखो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया एक लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज स्केल से समझ में आता है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी बिजनेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सपोज करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली वहां पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो किसी सिंगल के लिए या फिर कुछ लोगों के लिए रिस्क को बियर करना बहुत ज्यादा ही रिस्क की सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, बर्डन और रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बहुत सारा लोग मिलके, ठीक है, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां पे बहुत सारे लोग मिलके कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। सपोज किसी ने 10,000 रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 1 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 5 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने सिर्फ 5,000 रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। तो जिसको जितना बन पड़ता है वो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, और जितना कैपिटल उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में उसको शेयर्स मिलता है। इसलिए कंपनी का जो कैपिटल होता है इट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स, और इसलिए उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो कंपनी बिजनेस में बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है। तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ाई किया है कि जो भी बिजनेस का ओनर होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में। यहाँ पे बिजनेस का ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स। जिसने शेयर परचेज किया वो क्या बन जाता है, शेयर होल्डर्स। दे आर आल्सो नोन एज द ओनर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने शेयर परचेज किया बिजनेस में, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए वो क्या माने जाएंगे, वो लोग शेयर होल्डर। अब कंपनी क्या करेगा, थ्रू आउट द ईयर अपना बिजनेस परफॉर्म करेगा, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और साल के एंड में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर, कुछ सर्टेन पोर्शन, कुछ एक फ्रैक्शन, ठीक है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करेगा उसमें से, उस प्रॉफिट में से एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मतलब शेयर होल्डर ने अगर शेयर परचेज किया है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी का, तो शेयर होल्डर को क्या फायदा मिलेगा, उसको साल के एंड में कंपनी का प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, सो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिविडेंड इज अ part of profit which is distributed among the shareholders, which is distributed among the shareholders. So let us start. ये एक basic concept था, basic introduction था regarding company business, and now we will move on to features. First feature होता है artificial person. तो देखो, हम और तुम क्या है, एक natural person है। देखो, तुम्हारे पास भी 2 आंखें हैं, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, क्लियर। तुम्हारे पास भी ब्रेन है, मेरे पास भी ब्रेन है। तो ब्रेन देखो सबके पास है, हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग वॉक कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग चिल्ला सकते हैं, हम लोग इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वी आर नेचुरल पर्संस। हम लोग को भूख लगता है, प्यास लगता है, वी आर नेचुरल पर्संस, वी आर नेचुरल ह्यूमन बीइंग, क्लियर। वैसे कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, बट इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। विच इज क्रिएटेड बाय लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी फॉर्म होता है। ठीक है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी फॉर्म होता है, और कंपनी बिजनेस को अगर डिसॉल्व करना है, बंद करना है, तो भी लॉ का रिक्वायरमेंट रहेगा। इसका मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर ये एक्ट करता है नेचुरल पर्सन जैसा। जैसे देखो, नेचुरल पर्सन क्या अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, तो कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, एसेट परचेज कर सकता है। क्या नेचुरल पर्सन अपना प्रॉपर्टी एसेट को सेल आउट कर सकता है, कंपनी भी अपने एसेट को, अपना प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। क्या नेचुरल पर्सन किसी और के ऊपर केस फाइल कर सकता है, किसी को स्यू कर सकता है, कंपनी भी किसी को स्यू कर सकता है। क्या नेचुरल पर्सन कैन बी स्यूड बाय अदर, कंपनी कैन आल्सो बी स्यूड बाय अदर। तो अपने नाम पे एसेट एक्वायर कर सकता है, लायबिलिटी इनकर कर सकता है, ठीक है। इट कैन बी स्यूड बाय अदर्स आल्सो, इट कैन स्यू अदर्स, कंपनी कैन आल्सो स्यू अदर्स। इसका मतलब कंपनी एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन, बट इन रियल कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है।
ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इन फ्यूचर अगर कंपनी को डिसॉल्व करना है, बंद करना है, तो लॉ इटसेल्फ कैन डिसॉल्व इट। क्रिएट भी होता है लॉ से और बंद भी होगा तो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंपनी एक नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड द आंसर इज आर्टिफिशियल पर्सन है, बट इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन। जो काम एक नेचुरल पर्सन करता है वो काम कंपनी भी कर सकता है, अपने नाम पे एसेट परचेज कर सकता है, उस एसेट को सेल आउट कर सकता है, लायबिलिटीज इनकर कर सकता है, दूसरे के ऊपर स्यू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, एंड कैन बी स्यूड बाय अदर्स, दूसरे के द्वारा स्यूड भी हो सकता है। तो यही बात लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल पर्सन, फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन, बट ये कैसा एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। Who can buy or sell property, जो अपने नाम पे एसेट प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। Enter into contracts, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर सकता है। भैया कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। ऐसा नहीं कि कंपनी के डायरेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा, नहीं, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, ठीक है। कैन लैंड एंड बोरो, किसी को पैसा लैंड आउट कर सकता है, किसी को पैसा उधार दे सकता है, और किसी से पैसा बोरो भी कर सकता है, मतलब बैंक से लोन ले सकता है कंपनी अपने नाम पे, ठीक है, कंपनी बैंक से लोन ले सकता है अपने नाम पे। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन बट इट इज एक्टिंग लाइक अ नेचुरल पर्सन, क्लियर। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट एक्टिंग लाइक अ नेचुरल पर्सन, बोरो मनी, sue and sued and can be sued by others, मतलब कैन बी sued by others in its own name, मतलब कंपनी इन रियल आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे देखो राम श्याम जोधू मोधू क्या है, इट्स अ नेचुरल पर्सन, बट कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। आज हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये लोग कंपनी है, इनका एक नाम है, बट कोई रियल में रिलायंस इंडस्ट्रीज है क्या, नहीं, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। They are acting like a natural person. They have the right to acquire property and the right to sell out the property. Then they can incur liabilities, liability incur कर सकता है, contracts में enter कर सकता है, किसी के साथ funds, पैसा बोरो कर सकता है किसी से, किसी को फंड lend out कर सकता है, ठीक है। सो ये कंपनी ये सब काम कर सकता है। इसका फर्स्ट फीचर क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, बट इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के ओनर्स, इनके बीच में एक पर्दा है, पर्दा, ठीक है। तो तुमने गाना भी सुना होगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो वही वाला गाना यहाँ पे फिट बैठता है। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में एक गैप है, ठीक है, एक पर्दा है, इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब कंपनी ने अगर अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है तो वो प्रॉपर्टी कंपनी का है, वो शेयर होल्डर्स का प्रॉपर्टी नहीं है, क्लियर। शेयर होल्डर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है, पर्सनल एसेट अलग है, पर्सनल लायबिलिटी अलग है। सिमिलरली कंपनी का पर्सनल एसेट अलग होता है, कंपनी का लायबिलिटीज अलग होता है, ठीक है। मेंबर्स का लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी अलग अलग है, बिकॉज मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स से अलग होता है कंपनी, क्लियर। तो यही बात देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट एक्वायर्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन कंपनी फॉर्म हुआ, जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसी दिन से मेंबर्स अलग हो जाएंगे और कंपनी अलग नाम से जाना जाएगा। कंपनी का पहचान, कंपनी का अस्तित्व अलग होगा, क्लियर, कंपनी का पहचान अलग हो जाएगा, विच इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पे इट कौन है, यहाँ पे इट रेफर कर रहा है कंपनी को, कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटी सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर से अलग है, मेंबर्स से अलग है, मेंबर्स का एसेट लायबिलिटी अलग है, कंपनी का एसेट लायबिलिटी अलग है, दोनों सेपरेट है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन। देखो कंपनी बिजनेस का फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर कोई कंपनी बिजनेस फॉर्म करना है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा ही एक्सपेंसिव काम है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सोल प्रोप्राइटर के जैसा नहीं है। जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटर हम लोग कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग एनी लीगल रिक्वायरमेंट, कोई लॉ फॉलो करने का दरकार नहीं होता है, बस कैपिटल लगाओ और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है सोल प्रोप्राइटर केस में। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, वेयर एज
ज्यादा लॉ फॉलो करना पड़ता है, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना। एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव एज वेल एज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारा लॉ को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा लॉ को कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है। कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कोई लॉ को फॉलो करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लॉ को फॉलो करना मतलब कंप्लायंसेस को फॉलो करना, क्लियर। तो कंपनी बिजनेस को स्टार्टअप करना इट्स नॉट एज इजी एज सोल प्रोप्राइटर एंड एचयूएफ एंड पार्टनरशिप, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। पहले तो भाई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। फिर लीगल मैटर्स में लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, किसी कंपनी सेक्रेटरी को हमको या फिर कोई भी ऐसा कोई भी पर्सन जो हमको लीगल मैटर्स में गाइड कर सकता है उसका हमको हेल्प लेना पड़ेगा, देन वी हैव टू पे हिम सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म करना इट्स नॉट सो इजी, कंपनी फॉर्म करना टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ठीक है। एंड देन यू हैव कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, द फॉर्मेशन इज टाइम, दैट फॉर्मेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। कंपनी बिजनेस को फॉर्म करना ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग मैटर है, सोल प्रोप्राइटर जैसा नहीं है जब मर्जी बिजनेस स्टार्ट कर दिए। एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। तो कंपनी बिजनेस को फॉर्म करना टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, एंड देन यू हैव कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब सिंपल प्रोसेस नहीं है। जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटर, अगर हमारे पास कैपिटल हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर अगर हमारे पास इनफ कैपिटल है वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस, बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। इवन यू हैव कैपिटल, अबंडेंट कैपिटल स्ट्रेंथ, देन आल्सो यू कैन स्टार्ट द कंपनी बिजनेस। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एज इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट, बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है, जिसमें वो बहुत दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and articles of association, MOA and OA. These are the two important documents, memorandum of association as well as articles of association. These are the two important documents which company have to prepare before getting into self registered, ठीक है। एंड कंप्लायंस ऑफ सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऐसा नहीं कि खाली कंपनी लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, खाली कंपनी लॉ फॉलो करने से नहीं होगा। कंपनी बिजनेस को कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का लॉस फॉलो करना पड़ेगा, बहुत जगह पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो लॉ है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, तो बहुत सारा लॉ के साथ उसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी लॉ फॉलो करना पड़ेगा, तो बहुत सारा लॉ को उसको लेके चलना है। मतलब यहाँ पे कंप्लायंसेस, मतलब लॉ को फॉलो करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा है, और अगर कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी बिजनेस उतना फ्रीली अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, देखो अगर कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी बिजनेस विल नॉट बी एस्टैब्लिश एज अ कंपनी, ठीक है। कोई भी बिजनेस को हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, जब तक उसका इनकॉर्पोरेशन ना हो जाए। इसका मतलब कंपनी बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम लोगों ने तीन टॉपिक कवर कर लिया। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द थर्ड इज फॉर्मेशन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये है आर्टिफिशियल पर्सन बट इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब देयर हैज टू बी अ गैप between the members and the company. And third point formation बहुत ही ज्यादा complex process है, ठीक है, expensive है, time consuming है, unlike sole proprietor हम लोग business start नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही formation में भी बहुत ज्यादा complexity है। ये ज्यादा features, perpetual succession का मतलब क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन को अगर हम ऐसे समझें, जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी का नाम रहेगा, मतलब कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। नियर फ्यूचर में कंपनी बंद नहीं होने वाला, नियर फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में कंपनी को बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। द मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो, मेंबर्स नए मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स पागल हो जाएंगे, मेंबर्स ल्यूनेटिक हो जाएंगे, मेंबर्स का डेथ हो जाएगा, मेंबर्स सारे मेंबर्स का एक साथ डेथ हो जाएगा, फिर भी कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। सर सारे मेंबर्स का डेथ हो जाएगा फिर कंपनी कैसे चलेगा? जब सारे मेंबर्स का डेथ हो जाएगा तो हर मेंबर का अपना एक नॉमिनी होगा, दैट नॉमिनी विल बी कंसिडर्ड एज शेयर होल्डर आफ्टर हिज और हर डेथ, ठीक है। तो सारे मेंबर्स का डेथ हो जाएगा, सारे ही शेयर होल्डर्स का डेथ हो जाएगा, तो उनका कोई ना कोई नॉमिनी तो होगा, वो नॉमिनी क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, क्लियर। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, नियर फ्यूचर में इसका बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। द मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। यही बात देखो लिखा हुआ है, इट्स एग्जिस्टेंस, इट्स यहाँ पे कौन है, कंपनी का एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड। ऐसा नहीं कि कंपनी बिजनेस का
एग्जिस्टेंस को इफेक्ट पड़ेगा बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ द मेंबर्स। अगर कोई मेंबर, मान लो बहुत सारे मेंबर्स एक साथ कंपनी बिजनेस छोड़ के चले गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नए मेंबर्स आएंगे, ठीक है। कोई नया मेंबर बिजनेस को ज्वाइन किया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेंबर्स लोग आते रहेंगे, मेंबर्स लोग जाते रहेंगे। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ ओनली कैन ब्रिंग इट टू एन एंड। अगर कंपनी बिजनेस को कल को बंद भी करना है ना, तो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। और जब कंपनी बिजनेस को बंद करते हैं, उसका प्रोसीजर को बोलते हैं वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन, ठीक है। जब कंपनी बंद होता है, उसका प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। ये भी एक लॉ फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए प्रॉपर लॉ होता है, ठीक है। उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं या फिर लिक्विडेशन बोलते हैं, बाय कंप्लीटिंग अ लीगल प्रोसीजर कॉल्ड वाइंडिंग अप। मतलब जब कंपनी बंद होता है ना, तो जो लीगल प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। नेक्स्ट कमिंग टू द कंट्रोल, अगर हम लोग बात करें कंट्रोल का, कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स बट मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी बिजनेस कौन ओन करता है, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, मतलब इसके ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। मान लो तुम्हारे घर के पास कोई फुचका वाला, उसने शेयर परचेज किया, तो क्या वो शेयर होल्डर बन जाएगा, यस, वो भी शेयर होल्डर बन जाएगा, वो भी शेयर होल्डर बन जाएगा, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर बन जाएगा। बट बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग अ ओनर ऑफ द कंपनी, उसके पास मैनेजमेंट का राइट नहीं है, बिकॉज कंपनी बिजनेस को मैनेज करने का जो राइट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कमिटी होता है, एक टीम होता है। कौन अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, द शेयर होल्डर इटसेल्फ। शेयर होल्डर अपने आप से इलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, बाय इलेक्शन दे सिलेक्ट, ठीक है, बाय इलेक्टिंग दे सेलेक्ट टीम, ठीक है, जो लोग मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, जो लोग बिजनेस को मैनेज कर सकता है, जो लोग डे टू डे मैनेजमेंट को संभालेगा। कंपनी बिजनेस में डे टू डे मैनेजमेंट कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी बिजनेस में मैनेजमेंट कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट ओनर्स कौन है कंपनी का, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आर द ओनर्स। कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर, ओनर्स, मेंबर्स। बट उसका मैनेजमेंट क्या शेयर होल्डर के हाथ में है, नहीं। मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इट्स अ टीम व्हिच इज इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इटसेल्फ। शेयर होल्डर लोग ही आपस में इलेक्शन करके, सिलेक्शन करके एक टीम बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बीओडी का टीम बनाते हैं, जो बिजनेस को डे टू डे मैनेजमेंट करता है। यही बात लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बिजनेस का जो डे टू डे मैनेजमेंट है, वो कौन देखता है, कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी कौन होता है, द बीओडी इज अपॉइंटेड बाय वोटिंग, ठीक है। कौन वोट करेगा, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर होता है, वो लोग वोट कर सकते हैं और बीओडी को अपॉइंट कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट, शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं है कि वो लोग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी संभालें, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्वड इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। शेयर होल्डर लोग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी नहीं संभाल सकता। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी मतलब आज बिजनेस में मार्कर पेन खरीदना है, ठीक है, ये डिसीजन लेना है, कौन सा मार्कर पेन खरीदे, ब्लैक, रेड, ब्लैक और ब्लू, व्हाटसोएवर, कौन सा खरीदना है, तो इसका डिसीजन कौन ले सकता है, इसका डिसीजन कहां से खरीदना है, कितने में खरीदना है, बीओडी। ये सब छोटे छोटे मैटर्स है। डे टू डे मैनेजमेंट को संभालने का, वहां पे डिसीजन लेने का अथॉरिटी पावर किसके पास है, बीओडी के पास। बीओडी को कौन सेलेक्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट करेगा, शेयर होल्डर्स। ओनर्स कौन है कंपनी का, शेयर होल्डर्स। बट बिजनेस को मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हिच आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ वोटिंग। क्लियर, ओके। नेक्स्ट लायबिलिटी, ये तो हम लोगों को पता ही है कि शेयर होल्डर्स का जो लायबिलिटी है, जो ओनर्स का लायबिलिटी, वो लिमिटेड है, ठीक है, इट्स अ लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है। कंपनी बिजनेस एक लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट होता है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स purchased or subscribed by the shareholders, limited up to the extent of shares purchased or subscribed by the shareholders। का मतलब सपोज हमने 10,000 शेयर्स परचेज किया, 10,000 शेयर्स, ठीक है, एंड एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 10,000 शेयर्स 10 रुपया करके कितना होगा, 1 लाख रुपया। मतलब हमको एट एनी कॉस्ट कंपनी को 1 लाख रुपया देना है। उसके बाद अगर हमने अपना 1 लाख रुपया दे दिया है और कंपनी डूब रहा है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 1 भी रुपया देने के लिए लायबल नहीं है। बट हमको 1 लाख रुपया देना था, हमने 70,000 रुपया दिया था, 70,000। सो व्हाट इज द अनपेड अमाउंट, 30,000। कैसे, फिर से बता रहे हैं, 10,000 शेयर्स हमने परचेज किया था, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो टोटल हमको कितना पे करना था कंपनी को, एम शेयर होल्डर, कितना पे करना था, 1 लाख रुपया। उसमें से हमने 70,000 पे कर रखा है, बैलेंस 30,000 इज अनपेड, अनपेड है अभी तक। तो जो 30,000 अनपेड है ना, वो मेरे लिए लायबिलिटी है, दैट इज माय लायबिलिटी, मैक्सिमम लायबिलिटी। वंस आई विल क्लियर दैट 30,000, जैसे मैंने उसको 30,000 का पेमेंट कर दिया, कंपनी हमसे 1 भी रुपया नहीं मांग सकता। क्लियर। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि मेंबर्स का लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल
सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट किया है उतना तक की लायबिलिटी लिमिटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, यहां पे देम कौन है, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, ओनर्स, इन द इवेंट व्हेन डेट्स ऑफ द कंपनी एक्सीड्स इट्स एसेट्स। कभी अगर ऐसा हो गया कंपनी बिजनेस डूब रहा है, उसका डेट्स, उसका उधारी इतना ज्यादा हो गया कि एसेट को एक्सीड कर गया, सपोज कंपनी बिजनेस के पास एसेट है 50 करोड़ और उसका डेट्स ऑब्लिगेशन लायबिलिटी उधारी 60 करोड़ हो गया, मतलब कंपनी ओवर डेटेड हो गया, ठीक है, उसका एसेट कम है और उसका डेट्स ज्यादा है, तो इन दैट केस क्या शेयर होल्डर्स का रिस्पांसिबिलिटी है वो एक्स्ट्रा 10 करोड़ पे करने का? नहीं, शेयर होल्डर्स का रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, शेयर होल्डर्स का ऐसा कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। The members are only liable to the extent of the unpaid amount of the shares held by them. मेंबर्स ने जितना शेयर का सब्सक्रिप्शन लिया है, जितना शेयर सब्सक्राइब किया है, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस किया है, उसमें अगर कोई अनपेड पोर्शन है वही मेंबर को पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी कोई पेमेंट करने का दरकार नहीं है। मतलब यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? जैसे देखो हर नेचुरल पर्सन के पास एक साइनिंग अथॉरिटी होता है, कोई भी पेपर को, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं? साइन करके। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं ना, उस पे लिखा हुआ सारा बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर? उस पे लिखा हुआ सारा बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा सिग्नेचर से ये हम लोग एक एक्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बाय आवर सिग्नेचर वी आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन सच डॉक्यूमेंट और पेपर व्हाटसोएवर, ठीक है। तो वैसे ही करके कंपनी बिजनेस कैसे कोई डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा? कॉमन सील, दैट इज रबर स्टैम्प, ठीक है, कॉमन सील। आज के डेट पे कॉमन सील हट गया है, अब डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है, वो लोग डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है, कॉमन सील। बट हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन है नहीं, इसका तो हाथ पैर है नहीं कि साइन करेगा, सब पैर से थोड़ी साइन करते हैं, हम कहां बोल रहे हैं, हम तो हाथ पैर बोल रहे थे, तो यहां ध्यान दो। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, द एग्रीमेंट्स एंटर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बिहाफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्रीमेंट्स एंटर करेंगे। भाई एग्रीमेंट एंटर करने के लिए एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, बिकॉज डिसीजन लेने का जो कैपेबिलिटी है वो नेचुरल पर्सन के पास होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंपनी, मतलब पीओडी का जो भी डिसीजन होगा, वेदर इट इज यस वेदर इट इज नो, जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंपनी। मतलब एग्रीमेंट में कौन एंटर करेगा दूसरे के साथ, एग्रीमेंट कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? एग्रीमेंट बनाएंगे, आर वैलिडेटेड बाय अ कॉमन सील। और वो वैलिडेट कब हो जाएगा, वो एग्रीमेंट कब वैलिड होगा? अगर उसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील रबर स्टैंप आ जाता है, ठीक है। दिस इज इट इज इक्विवेलेंट टू ऑफिशियल सिग्नेचर, और यही कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाएगा। क्लियर? सो क्या क्या था फीचर्स? फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड इज फॉर्मेशन, फोर्थ इज परपेचुअल सक्सेशन, कंट्रोल, लिमिटेड लायबिलिटी एंड द कॉमन सील। सो यहां तक वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।